हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिजेंट क्लासेस में, जहां पे आज हम क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। उसी के तहत आज हम साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि किस लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस, यानी ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो अवतल लेंस में दो स्थिति होता है। जब वस्तु अनंत पे स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पे भी बन जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है, अवतल लेंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो आर यहाँ पे दिया गया, आर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, यानी यफ निकालना है। तो हमें पता है कि जो यफ होता है वह वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया, 20, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से 20 कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। ठीक है, तो हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और भी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। गहरे समुद्र का नीला और हरा रंग दिखाई देना यह किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना भी किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है कि लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। यानी पी बराबर क्या दिया गया है, +2 डायोप्टर। डायोप्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो लेंस की क्षमता पी बराबर होता है सेंटीमीटर में 100 बटे क्या होता है, एफ होता है। और एफ यहाँ पे किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, हमें एफ की वैल्यू निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे पी हो जाएगा। और यहाँ पे 100 बटे पी का मान कितना है, +2 डायोप्टर है तो 2 यहाँ पे रख देंगे। 2 से 100 कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। ठीक है, यानी एफ बराबर कितना आएगा, +50 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत परिपथ के किस तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत परिपथ के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ जो जीवित तार होता है उसी के साथ हम क्या करते हैं,
फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? x1 x2 बराबर x3, x1 x3 बराबर x2, x2 x3 बराबर x1, x2 x3 बराबर x1। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति के मात्रा को किससे डिनोट किया जा रहा है? x1 से। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? x1 बराबर कार्य के मात्रा को किससे डिनोट किया जा रहा है? x2 से। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? x2 बटे, और समय के मात्रा को किससे डिनोट किया जा रहा है? x3 से। तो x3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 का x3 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 इंटू x3 बराबर क्या आएगा? x2 आएगा। x1 इंटू x3 बराबर क्या आएगा? x2 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो कौन सा संबंध सही है? बी वाला आपका संबंध सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन है 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम, 25 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है कि चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई बराबर क्या दे रहा है? 10 एम्पियर। ठीक है, इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा बताना है, यानी टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड दिया है। तो हमें क्या बताना है? आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। Q का मान यहाँ पे क्या, आई का मान क्या दिया है? 10, टी का मान क्या दिया है? 2। 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। यानी क्या आएगा कि 20 कूलाम आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। यानी 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी? 20 कूलाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन है? CaSO4 हाफ H2O, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इस नाम से भी इसे हम जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि पीएच मान 8.5 वाला विलयन कैसा होता है। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO का IUPAC नाम है। ऑप्शन है ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो हमें ये बताना है कि जो ये दिया गया है संरचना, इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेनल होगा। क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेनल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। ऑप्शन है अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय, गैस। तो हमें ये बताना है कि वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कैसा होता है। तो वह कैसा होता है? अधातु होता है। कैसा होता है? अधातु होता है। जिसके वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3, CaNO3 का ट्वाइस, Ca3NO3, Ca2NO3। इन चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, CaNO3 का ट्वाइस, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है C2H2, CHO4, C2H6, C3H8। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो दो कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे उदाहरण क्या है, एथीन, जिसका फार्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथाइन, इसका फार्मूला क्या होता है C2H2। और प्रोपीन, इसका फार्मूला क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एथाइन होता है वो कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एथाइन नाम है। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रक्त दाब नापा जाता है। ऑप्शन है स्फाइगनोमैनोमीटर द्वारा, स्टेटोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। तो हमें बताना है कि रक्त दाब नापा जाता है। तो स्फाइगनोमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है वो कैसा हार्मोन होता है, पादप हार्मोन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन है गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि एक लिंगी पुष्प है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो पपीता होता है वो कैसा पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण जनन का उदाहरण है। ऑप्शन है हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा, प्लेनेरिया। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि पूर्ण जनन का उदाहरण है। तो पूर्ण जनन होता क्या है, तो पूर्ण जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव क्षतिग्रस्त या खोए हुए शरीर के हिस्सों को फिर से उगा सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर होगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रा होगा। क्या होगा, हाइड्रा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमें ये बताना है कि इनमें किसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसके कारण ओजोन परत का क्या होता है, क्षरण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक पारितंत्र है। ऑप्शन है गमले, जल जीवशाला, खेत, वन। ठीक है, तो हम पहले ये जानेंगे कि प्राकृतिक पारितंत्र होता क्या है। तो प्राकृतिक पारितंत्र वह है जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से बनता है और मानव के हस्तक्षेप के बिना काम करता है, यानी मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव जैसे जैविक घटक और मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश जैसे अजैविक घटक शामिल होते हैं।
जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण है वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राकृतिक पारितंत्र होगा वो क्या होगा? वन होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, और जो उत्पादक होते हैं उन्हें और हम क्या कहते हैं? स्वपोषी भी कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आहार श्रृंखला में उत्पादक होगा वो होगा? हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि ताकि और बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।